हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसक ज्ञात करना सिखाऊंगा कि बहुत सरल विधि है। मैंने पिछले वीडियो में आपको अपवर्तक विधि से मौसक निकालना सिखाया था। तो इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसक ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या है मतलब अगर कोई संख्या दिया है तो आपने पढ़ा होगा गुणनखंड। जैसे मान लीजिए 12 का गुणनखंड करना है, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड 2 गुने 6 भी है, 3 गुने 4 भी है, 1 गुने 12 भी है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न उठता है, क्या यह अभाज्य गुणनखंड है? आपके मन में चल रहा होगा कि यह गुणनखंड तो हो गया, गुणनखंड कर लिए, लेकिन यह अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड नहीं है। जानना चाहते हैं कैसे? देखिए, क्योंकि 2 तो हमारा अभाज्य है, लेकिन जो 6 संख्या आपने लिखा है 12 का 2 गुने 6, वह 6 जो है भाज्य नहीं है, यानी अभाज्य नहीं है। इसलिए 12 के गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जो आपने गुना लिखा है 2 गुने 6, उसमें एक ही अभाज्य संख्या है और 6 जो है वह भाज्य संख्या है। और आपको बताया जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी हमें वैसे संख्याओं का समाकलन करना है, समाहित करना है जो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य हों। जैसे 3 गुने 4, तो 3 गुने 4 में 3 तो अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अतः यह क्या होगा? गलत होगा। 1 गुने 12, तो 1 तो न भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। अतः सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें गुणनफल प्राप्त करना है। जैसे देखिए 12, आपको इसके लिए विभाज्यता के नियम जानना होता है, जो 5वीं क्लास में स्टार्ट होता है, विभाज्यता के नियम। जैसे आपको कोई सर पढ़ाएंगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11 तक का आप विभाज्यता का नियम जान जाते हैं। तो इसमें आपको जानना है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अगर हम इस रूप में लिखते हैं तो यह क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो हमें ध्यान देना है कि इनमें अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। तो जब भी कोई संख्या मिले तो सबसे पहले हमें उनके गुणनखंड को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना होगा। जैसे 12 का देखिए 2 गुने 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 क्या है? अभाज्य नहीं है, 2 3 6। अब अगर हम 12 का गुणनखंड लिखते हैं 2 गुने 3, अब देखिए 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, ये भी 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अतः ये जो हमारा गुणनखंड है यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सिर्फ गुणनखंड है। लेकिन हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। इसलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3। जैसे मान लीजिए अगर हम 24 का ले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, तो यह क्या है? अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यह सिर्फ गुणनखंड है। हमें क्या करना है? अभाज्य। तो अभाज्य के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का चयन करना होता है, इसलिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 24 का अगर हम गुणनखंड लिख रहे हैं 2 गुने 3, तो यह हमारा होता है अभाज्य, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो जो भी गुणनखंड आप लिखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर एक भी भाज्य संख्या है तो आपका इस विधि से मौसक निकालना गलत हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारा काम होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? कम से कम 2 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 7 का नियम, 11 का याद कर लेना होता है। आप किसी भी बुक से 2 3 4 5 6 7 8 9 विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा विभाज्यता करना। अब रह गई बात कि अगर बड़ा बड़ा डिजिट दिया है, मान लीजिए अगर 1000 दे दिया, इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो हम सबसे पहले कटने के लिए 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। लेकिन हमारा हेडिंग क्या है? अभाज्य गुणनखंड।
तो हम 2 से आभाज करते हैं, मान लीजिए ये 500 हो गया, फिर हम 2 से करते हैं, फिर हम 2 से करते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया, अब यानी अब 2 से नहीं कटेगा तो हम कहाँ आएंगे 3, तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको आएगा तो जांच कर लेंगे, 5 2 7 1 8, मतलब अंकों का योग 3 के पहरा में नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा। अब इकाई अंक 5 है तो यह 5 से कट जाएगा, 5 से कट गया। हमने देखो यहाँ बीच में 4 से नहीं काटा क्योंकि 2 से काटा। क्यों नहीं 4 से काटा? क्योंकि 4 से काटते तो अभाज्य संख्या होती और हमको करना है अभाज्य गुणनखंड, इसलिए हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं का नाम लिया। और आप भी अगली बार से जब भी अभाज्य आए तो आप अभाज्य संख्याओं का ही समाकलन करेंगे, समाहन करेंगे कि हाँ इसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं हो। बहुत लोगों को ये समझ में कम आता है कि आखिर गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य है। आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। आइए मैं छोटा सा एक प्रश्न आपको बताता हूँ कि कैसे अब अभाज्य संख्याओं से मौसा ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 संख्या लिए हैं 12 और 24, 12 और 24 का मौसा ज्ञात करना। आप इस विधि से बड़े संख्याओं का मौसा आसानी से निकाल सकते हैं। 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, यह एक ऐसी पद्धति है जिससे हम बहुत से संख्याओं का मौसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड पकड़ना है। उभयनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ कौन है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा होता है मौसा। मतलब क्या? 2 गुने 2 गुने 3 यानी आपका आ गया 12। तो मौसा 12 और 24 का कितना हो गया? तो मौसा 12 एंड 24 का हो गया हमारा 12। यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 24 को आसानी से विभाजित कर सकती है। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि महत्तम समापवर्तक यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी दी गई संख्याओं का मौसा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आप नीचे क्लास में इसको फैक्टर ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से आपने अब तक जाना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं और हमें किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी संख्या का गुणनखंड करना होता है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली विधि से बताऊँगा और विधि से आप अपने किताब का चाहे 5वां क्लास का हो, 6ठा क्लास का हो, किसी भी क्लास का बुक उठा करके अभाज्य गुणनखंड विधि से आप मौसा निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।